आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं शेखावाटी मिशन 100 की तरफ से जारी मॉडल पेपर और ये विषय अपना होगा प्यारे विद्यार्थियों इतिहास। आपका मॉडल पेपर है वो 4 भागों में बटा होगा, खंड अ, ब, स, द। और आज हम इन सब प्रश्नों को बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास विषय में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसका पूरा प्रयास किया गया है। पूरी पीडीएफ को सरल और सहज तरीके से समझा कर डाल दी गई है। आपने वो नहीं देखी तो वो देखें, और वहाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपकी फिर से मदद की जाएगी। आपका जो करियर है वो बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। बस थोड़ी सी आपको सलाह की ज़रूरत थी, आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत थी, वो मैंने आपकी घर बैठे आप देख सकें, कर सकें, समझ सकें, इसलिए डाला है मेहनत करके, तो उसको भी देखें। अब हम चलते हैं अपने इतिहास विषय का मॉडल पेपर हल करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो समय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। समय की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। समय कभी लौट कर नहीं आता, ये हमने हमेशा सुना है और ये बिल्कुल सच है कि समय कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता, कभी समय को हम रोक नहीं सकते। पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्नों में से 1 से 18 तक के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स है वो 1 है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? पुरा वस्तु आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, इसलिए इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। पूरा वस्तु बतानी है। ऑप्शन में मृद भांड, मोहर, औजार और आभूषण क्या है? मोहर है। भारतीय सर्वेक्षण, पुरातात्विक क्या होता है? जो पुराने, जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, और इसके लिए जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सर्वेक्षण। पुरातात्विक स्थलों का जो सर्वेक्षण करने वाले डायरेक्टर थे वो कौन थे? ऑप्शन में व्हीलर, जॉन मार्शल, जनरल कनिंघम, SN सब। तो कौन थे? कनिंघम। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की 2 राजधानियां रही हैं, ये आपको पता है कि मगध की प्रारंभ में राजधानी क्या थी? राजगृह, और दूसरी दोबारा बनाई थी वो थी पाटलिपुत्र। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछी गई है। किस प्रसिद्ध शासक ने समय को अनूठा ब्राह्मण, किस प्रकार का ब्राह्मण? अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो ये कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और गौतमी पुत्र सातकर्णी से एक और भी जो ऐतिहासिक फैक्ट है वो जुड़ा हुआ है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, अपनी माँ का नाम इनके पहले आता था, तो माता के नाम से ये वंश था वो जाना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है सारनाथ, अजंता, सांची या फिर नागपुर। अजंता एलोरा आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, और यहाँ क्या है? कैलाशनाथ मंदिर। जैन साधु और साध्वी पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं? जैन साधु अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पंच महाव्रत का पालन करते हैं जैन साधु साध्वी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। विदेशी यात्री कौन जिसको काजी नियुक्त कर दिया था दिल्ली का? वो थे इब्न तूता। गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ का संबंध है वो सिख धर्म से है, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर भाषा कौन सी, लिपि कौन सी? कन्नड़। किस लिपि में अंकित किया जाता था? कन्नड़ लिपि में। क्या अंकित किया जाता था? विरूपाक्ष। कौन से साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। हम्पी कहाँ पे है ये ध्यान रखें। यूनेस्को
यूनेस्को विश्व स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी संस्था है जो भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको यूनेस्को धरोहर बोलते, उसमें शामिल करता है। तो हम्पी को कब शामिल किया गया था? साल कौन सी थी? 1986 की। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो बाबरनामा की जो भाषा थी वो थी तुर्की भाषा। नेक्स्ट है कि राजस्व वसूल करने वाला। राजस्व का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स, और इस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो नाम था वो क्या था वो बताना है। तो ये था अमील गुजार जिसको बोलते। नेक्स्ट है बंगाल में स्तबदारी बंदोबस्त। स्तबदारी बंदोबस्त का दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त। ये कौन सी साल में लागू किया गया था? तो ये 1793 की साल थी जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और स्थायी बंदोबस्त का संबंध है वो कृषि से है। कृषि खेती किसानी पे जो टैक्स लिया जाता था उसको नाम दिया गया स्थायी बंदोबस्त। कुदाल किसके जीवन का प्रतीक? इतिहास एक फैक्ट वाला विषय है, आपने अच्छे से फैक्ट सीख लिए तो इतिहास पूरे में से पूरा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट भी है, ये ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थी। और आपके लिए कैरियर काउंसलिंग घर बैठे डाली हुई है, आप उसको देखें, अपना भविष्य सिक्योर करें, अपना और पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपना जीवन सफल बनाएं। कुंदाल किसके जीवन का प्रतीक है ये बताना है अभी। तो इस चैप्टर में हमने संथाल और पहाड़िया पढ़ा था। तो कुदाल जो शब्द है वो पहाड़िया से है। व्यपगत सिद्धांत हड़प नीति लागू की। कौन थे वो अधिकारी जिसने ये सिद्धांत लगाया? व्यपगत और हड़पने की नीति, यानी जो ब्रिटिश शासन की तरफ से कुछ अधिकारी लगाए हुए थे वो क्या करते कि भारतीय शासकों पे ऐसे आरोप लगाकर और बहाने बनाकर राज्य हड़पने की एक नीति लागू की थी, उसको ही कहते हैं व्यपगत सिद्धांत। और ये की थी डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान कब किया? समय क्या था वो? 16 अगस्त का था, साल 1946 थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होंगे, और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सुदर्शन झील का निर्माण 5वीं शताब्दी में अभिलेख, जिस पे रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है? दान में दिया गया राजस्व क्या कहलाता था? बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को क्या नाम दिया? सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। इसको हमने हल कर लिया है और अब हम आपको इनके आंसर बताने वाले। रिक्त स्थानों में पहले हम सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। 5वीं शताब्दी में एक मंदसूर अभिलेख मिलता है जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, कौन से बुनकरों की? रेशम बुनकरों की। अभिलेख कौन सा? मंदसूर। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व क्या है? अनित्य है। दान में दिया गया राजस्व अग्रहार कहलाता था। क्या कहलाता था? अग्रहार। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नाम दिया था, शिविरी। और दाहिन एको के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां तेजी से बढ़ी। नेक्स्ट अपने प्रश्न है 1 से लेकर 6 तक, और ये हैं पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। एक से लेकर 12 तक है। इनको भी हमने हल कर लिया है कि मिट्टी से बने हुए हल हैं, उनका प्रतिरूप कहाँ से मिला है? मिट्टी के बने हुए हलों के प्रतिरूप हमें मिले हैं हरियाणा के बनवाली से। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। स्त्री धन किसे कहते थे इतिहास में? जो माता पिता द्वारा दी गई भौतिक संपत्ति होती है और वो लड़की को कब मिलती है? विवाह के समय, वो स्त्री धन कहलाती है। विवाह के समय जब माता पिता द्वारा लड़की को भौतिक संपत्ति मिलती है उसको स्त्री धन कहते हैं। अच्छे से याद कर ले। पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 10वें खंड से। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 973 ईस्वी थी। और कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में।
ताराबद क्या था? तो एक बाजार होता था जिसमें महिला और पुरुष गायक होते थे। बाबा फरीद की काव्य रचनाएं कौन सी ग्रंथ में संकलित है ये बताना है। किसकी? बाबा फरीद की गुरु ग्रंथ साहिब में। जजिया क्या था? जजिया एक धार्मिक कर हुआ करता था, धार्मिक टैक्स। खेतीहर किसान जमीन की हदों की पहचान कैसे करते थे? तो खेतीहर किसान कैसे करते कि जमीन में ईंट और पत्थर रख देते, कांटे लगा देते और उनसे उनकी पहचान करते हो। संथाल विद्रोह है वो कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 30 जून 1855 को हुआ। संथाल विद्रोही नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस क्यों लेना पड़ा? चोरा चोरी घटना के कारण। चोरा चोरी घटना जगह थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये जो आंदोलन था ये हिंसक हो गया था। एक जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दी जाती है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन के दौरान कोई हिंसा हो, इसलिए चोरा चोरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा। शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य थे ये बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि केंद्र शक्तिशाली रहे, के एम मुंशी चाहते थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी चाहते थे। तो इन तीनों का नाम आता है कि ये एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे कि भारत संघीय व्यवस्था में तो रहे लेकिन साथ ही साथ केंद्र को अधिक शक्तियां मिले, ऐसा इनका मानना था। खंड ब में 50 शब्द वाले प्रश्न होंगे कि शब्द सीमा 50 हो, अंक भार इनका 2 होगा। अब हम इनको सरल हल करेंगे। मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय होने के क्या कारण थे? मगध के पास, मगध क्या था? एक महाजनपद हुआ करता था। पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये तो आपको ध्यान ही है। तो क्या कारण था कि मगध ही शक्तिशाली था? तो मगध के पास लौह अयस्क की खानें थी, वो बहुत थी। फिर गंगा नदी, गंगा और उसकी सहायक नदियों का ये भूभाग था और यहाँ की मिट्टी थी वो उपजाऊ थी। अशोक के धम्य और उसकी कल्याणकारी अवधारणा क्या थी? तो अशोक का धर्म था वो कल्याणकारी कार्य करता था और इसमें जैसे पेड़ लगाना और धार्मिक जो भी हुआ करते थे गुरु, उनको नियुक्त करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो काफ़ी धार्मिक कार्य किए थे। धर्मशालाएं बनाना, अशोक के धार्मिक कार्य। गोत्र प्रणाली के 2 नियम क्या थे? तो गोत्र प्रणाली के 2 नियम हुआ करते थे। उसमें ये था कि जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र को मानेंगी। फिर दूसरा एक गोत्र की जो शादी की प्रणाली थी उसको भी तय कर दिया गया। बर्नियर ने भूमि पर राज्य की स्वामित्व और राज्य और उसके निवासियों के दोनों के लिए हानिकारक क्यों माना? क्योंकि इससे कृषि का विनाश होगा। फिर भूस्वामित्व, जो भी किसान होते थे उनका शोषण करते थे, भूमि के स्वामी होते थे वो किसानों का शोषण और उत्पीड़न भी करेंगे, ऐसा उनका मानना था। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति थी वो जोखिमपूर्ण थी? तो विजयनगर के साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे राम राय। उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई उस समय के सुल्तानों के साथ वो वास्तव में खतरनाक थी, जोखिमपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़कर उन्हें कमज़ोर करते और फिर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में क्यों समाहित किया गया? क्योंकि ताकि कोई युद्ध हो तो अग्रिम पंक्ति में ही दुश्मन को रोका जा सके, इसलिए किलेबंद भूभाग में ही समाहित किया जाता था। खुद कास्त और पाही कास्त क्या कौन से किसान हुआ करते थे? खुद मतलब खुद की होती थी भूमि, उस पे खेती करते थे और अपने ही एरिया में करते थे, बाहर नहीं जाना पड़ता था, तो वो तो कहलाते थे खुद कास्त। पाही कास्त जो कि मजदूरी के रूप में दूसरे की जमीन लेते और फिर उस पे खेती करते तो उसको कहते थे पाही कास्त। जोतदारों की स्थिति क्या थी और जमींदारों ने किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? तो जोतदारों की स्थिति क्या थी? जमींदारों से किस प्रकार वे प्रभावशाली हुआ करते थे? तो जोतदार थे वो क्या बड़े भूस्वामित्व होते थे, बड़ी भूमि के मालिक वही होते थे और स्थानीय बाजारों पे भी उनका नियंत्रण हुआ करता था। 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए 2 कदम बताने। तो सैन्य बल का इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने एक, तो दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि मार्शल लॉ लागू कर दिया
विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए 1857 में अंग्रेजी प्रशासन ने, कहने का मतलब तो सैन्य बल इस्तेमाल किया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। और भी बहुत सा किया, जैसे कि विद्रोह करने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार करना, उन पे अपनी नज़र रखना, ये सारे काम थे। आदिवासियों का प्रसिद्ध वक्ता कौन था और किस बात पे बल दिया? तो बिरसा मुंडा थे, जो आदिवासियों के सर्वे सर्वा बने हुए थे। जीवन भर इन्होंने जुल्म और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। अब ये उस गोत्रवाड़ा था, वो वहाँ नहीं आया, इसलिए यहाँ लगा दिया कि महिलाओं को गोत्र किसका मानना पड़ेगा? पति का। फिर गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते, ये गोत्र से जुड़ी हुई उस समय की कुछ शर्तें थी। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए हमने हड़प्पा सभ्यता के लिए किया कि हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। ये जब मैंने वो PDF समझाई है तब आपको अच्छे से समझा है। अब हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हो जाता है? तो इस माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, नदियों में बाढ़ आ गई होगी, या नदियाँ सूख गई होंगी, या वनों की कटाई हो गई होगी, तो ये हड़प्पा सभ्यता है वो खत्म हो गई होगी। किस प्रकार मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया? मीराबाई के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो हम बता सकते हैं कि मीराबाई ने किस प्रकार जातिवादी जो समाज था उसकी रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनका विरोध किया। और उन्होंने जो शादी का बंधन था, जो उसके पति खत्म हो जाते हैं तो दोबारा उन पे दबाव बनाया गया, उनको भी उन्होंने नहीं माना, बहुत सी चीज़ों को नहीं माना, यानी उन्होंने अवहेलनाएं की, वो सब बतानी। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी 2 राजनीतिक कारण बताने। क्रांति हुई क्यों थी? तो सहायक संधि के द्वारा राजाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, यानी भारतीय राज्यों को नियंत्रित किया। व्यपगत यानी हड़पने वाली नीति और भारतीय राज्यों को हड़पने के कारण प्रमुख राजनीतिक कारण माने जाते हैं और राजाओं को परेशान किया जाता था इस नीति के तहत। इसलिए 1857 की क्रांति थी वो विद्रोह के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 मार्क्स वाला कि संविधान सभा के ऐसे 2 प्रमुख अभिलक्षण बताने जो संविधान सभा में काफ़ी हद तक उन पे सहमति बन गई थी। तो एक तो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक भारतीय। उस समय 21 वर्ष तय की गई थी, ये तो 69 का संविधान संशोधन किया गया है, 61वां संविधान संशोधन किया गया 69 में, 1969 में। तब ये तय किया गया 89 में, 1989 में 61वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा कितनी उम्र कर दी? 18 वर्ष। अब 18 वर्ष कर दी गई है तो 18 वर्ष का प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी रंग रूप भाषा को मानने वाला हो, किसी भी वंश से संबंध रखता हो, सभी को मत देने का अधिकार है। उसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। इन दोनों पे सहमति आसानी से बन गई थी। नेक्स्ट खंड है वो है द का, और खंड द में 4 मार्क्स वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की शिक्षाएं बतानी, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब बताने। क्या सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, असत्य क्या है, परिग्रह क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। और सांची के स्तूप में संरक्षण, सांची के स्तूप को बचाने के लिए भोपाल की बेगमों यानी महिला शासिकाओं का क्या योगदान रहा, ये भी PDF जब हल करवाया तो मैंने आपको अच्छे से बताया। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 और 21 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। और ये पहले गांधी जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध था तब लोगों को इसमें अंग्रेजी आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी खूब गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया ताकि अंग्रेज अच्छे से काम कर सके, भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। लेकिन गांधी जी ने देखा कि रोलट एक्ट पारित कर दिया प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते ही, 1919 का रोलट एक्ट। फिर जो उसी समय
चल रहा था खलीफावाड़ा, तुर्की के खलीफा को भी सत्ता से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अब तय कर लिया कि अंग्रेजी सरकार है वो हमारे सहयोग से ही टिकी हुई है, और जब तक हम इनका सहयोग करेंगे तब तक सही नहीं है, ये हमारे साथ सही नहीं करेंगे तो हम इनका असहयोग करेंगे, यानी इनका सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया था, असहयोग आंदोलन। नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। नमक आंदोलन 1930 वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहते हैं। उसमें गांधी जी ने नमक यात्रा की थी, साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक 78 सदस्यों के साथ 240 किलोमीटर, और वो सब बताना है। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेना के लिए सहमत हो जाते हैं। इनमें से आप कौन सा भी कर सकते हैं। भारत के रेखा मानचित्र में आपको इनको भरना है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, सूरत गुजरात का शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है, लोथल गुजरात में है। दूसरा ये भर सकते हैं, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, दांडी कहाँ है, गुजरात में है, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, झांसी कहाँ है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, नागपुर महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। अब इसमें आप देख सकते हो ये प्रमुख सिंधु स्थल हैं। हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। वर्तमान के पाकिस्तान में बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। राखी गड्ढी कहाँ है, ये भी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, और कोट दिज्जी और चहुंदड़ो ये वर्तमान के पाकिस्तान में। धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर ये कहाँ, गुजरात में है। फिर मानचित्र से संबंधित और स्थल देख ले। श्रावस्ती कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर और सारनाथ ये सब कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बोध गया बिहार में है। भरहुत मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में। नासिक महाराष्ट्र में। अजंता महाराष्ट्र में। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कहाँ पे है, अमरावती। और नागर अर्जुन कोंडी दोनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख स्थलों को जब हम भरते हैं इसमें इतिहास के मानचित्र में, तब हमें इन स्थानों का ध्यान रखना होगा। अमृतसर, लाहौर वर्तमान के पाकिस्तान में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। मेरठ कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बरेली भी उत्तर प्रदेश में। आगरा भी उत्तर प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में। चोरा चोरी भी उत्तर प्रदेश में है। बनारस उत्तर प्रदेश में। चंपारण बिहार में है। वर्धा महाराष्ट्र में है। कटक उड़ीसा में है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। साबरमती गुजरात में है। खेड़ा गुजरात में है। बारदोली गुजरात में है। दांडी गुजरात में। मुंबई, पूना, सतारा ये महाराष्ट्र में। तो मैंने मैप भी प्यारे विद्यार्थियों इतिहास का आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आपकी कहीं भी कमी है तो इन बचे हुए दिनों में आप पूरी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।